नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सचमुच हमारे जीने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी। सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, पर यह है जीव विज्ञान और तकनीक का एक संगम। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है और ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। अगर हम यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब EFB की परिभाषा देखें तो ये असल में प्राकृतिक विज्ञान और जीवों का अच्छा। या उनकी कोशिकाओं का या उनके हिस्सों का इस्तेमाल करके उत्पाद और सेवाएं बनाने का एक तरीका है। हाँ, जैसे हम सुनते आए हैं दही, ब्रेड, वाइन, ये सब भी तो बायोटेक ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब पारंपरिक बायोटेक हैं जो माइक्रोब्स की मदद से बनते आए हैं सदियों से। सही। लेकिन आज की बायोटेक तो इससे कहीं कहीं आगे निकल चुकी है ना। ओह हाँ, बहुत आगे। अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे जीव जिनका DNA हमने बदला है। एकदम सही। और उनका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर चीजें बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर अपनी मर्जी का जीन बनाना, जीन सिंथेसिस जिसे कहते हैं, या DNA वैक्सीन तैयार करना। हाँ, या किसी खराब जीन, डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, ये सब भी इसी में आता है। हाँ, ये सब इसी का हिस्सा है। तो ये जो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी नींव किन चीजों पर टिकी है? देखिए, इसकी बुनियाद में दो खास तकनीकें। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग? हाँ, इसमें हम क्या करते हैं कि जीवों के जेनेटिक मटेरियल यानी DNA या RNA उनकी केमिस्ट्री में बदलाव करते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि जब ये बदला हुआ जेनेटिक मटेरियल हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालें तो उसका फिनोटाइप मतलब उसका रूप या गुण बदल जाए जैसा हम चाहते हैं। समझ गया। और दूसरी तकनीक? वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अच्छा। ये थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग जैसा लगता है। अच्छा। कैसे? इसमें हम ये पक्का करते हैं कि जब हम कोई बायोटेक प्रोडक्ट बना रहे हों, मान लीजिए एंटीबायोटिक या वैक्सीन या कोई एंजाइम, तो पूरा माहौल एकदम स्टेराइल रहे। मतलब किसी दूसरे अनचाहे माइक्रोब से मुक्त, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन फ्री। ताकि गड़बड़ ना हो। हाँ, ताकि सिर्फ वही माइक्रोब या कोशिका पनपे जिसकी हमें जरूरत है, डिजायर्ड माइक्रोब जिसे कहते हैं, और वो भी बड़ी मात्रा में। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला हिस्सा कैसे काम करता है? मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जीवों में वेरिएशंस आते हैं। बिल्कुल, विविधता आती है जो कभी कभी फायदेमंद होती है। लेकिन जब हम पारंपरिक तरीके से ब्रीडिंग करते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, तो अक्सर अच्छे गुणों वाले डिजायर्ड जीन्स के साथ कुछ फालतू अनडिजायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। एकदम सही कहा। और यहीं पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल आता है। इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये सब तकनीकें शामिल हैं। अच्छा। और ये हमें उस पुरानी वाली दिक्कत से बचाती हैं। हम सिर्फ अपनी पसंद के जीन को चुनकर उसे अलग करके सीधे टारगेट ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, बिना किसी और फालतू जीन के साथ आए। हाँ बिल्कुल, इससे मनचाहा बदलाव लाना ज्यादा सटीक हो जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए हमने DNA का कोई टुकड़ा लिया और उसे किसी दूसरे जीन में डाल दिया, तो क्या वो वहां जाके खुद ही अपनी कॉपीज बनाने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा? आम तौर पर तो नहीं। सोचिए, अगर वो DNA का टुकड़ा होस्ट जीव के अपने जेनेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता ना, तो वो अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में कॉपी नहीं हो पाएगा। उसे अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट के क्रोमोसोम से जुड़ना पड़ता है। क्रोमोसोम से? क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में एक खास DNA सीक्वेंस होता है, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या शॉर्ट में ओरी। ओरी? हाँ, ओरी। यहीं से DNA कॉपी होने की प्रक्रिया मतलब रेप्लिकेशन शुरू होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बाहरी DNA को, एलियन DNA को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसे ओरी वाली जगह से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल सही समझे। और जब हम किसी DNA की कई सारी एक जैसी कॉपी बनाते हैं तो उसी को क्लोनिंग कहते हैं। किसी टेम्पलेट DNA की आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था। ओह, 1972 में? ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, ये एक मील का पत्थर था। उन्होंने क्या किया था, कैसे बनाया था? उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और उससे उसका अपना प्लाज्मिड निकाला। प्लाज्मिड, ये क्या होता है? ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है। अच्छा। तो उन्होंने इस प्लाज्मिड से एक जीन काटा,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब वो जीन जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवा से बचाता है। काटा डीएनए को कैंची से? कैची नहीं, पर कुछ वैसा ही। यहीं पर मॉलिक्यूलर सिजर्स काम आती हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनकी खोज हो चुकी थी तब तक। ओ, एंजाइम जो डीएनए काटते हैं। हाँ, ये एंजाइम डीएनए को खास जगहों पर काट सकते हैं। तो उन्होंने इस एंजाइम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला टुकड़ा काटा, फिर उस टुकड़े को एक दूसरे प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा। जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। बिल्कुल, जोड़ने का काम एक और एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज। इसे आप मॉलिक्यूलर ग्लू समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर सिजर्स और मॉलिक्यूलर ग्लू, वाह। हाँ, तो इस तरह एक नया गोल्ड डीएनए बन गया जिसमें 2 अलग-अलग स्रोतों से हिस्से आए थे। यही कहलाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इसका क्या किया? फिर उन्होंने इसे ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाला। ई कोलाई सैल्मोनेला का करीबी रिश्तेदार है। तो जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के अंदर गया, तो ये वहां अपनी कॉपीज बनाने लगा, होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करके। और इस तरह उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की भी ढेरों कॉपीज बन गई। इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं। एकदम सही, ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग। कमाल है। तो किसी जीव को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के मूल रूप से 3 कदम हो गए। हाँ, कह सकते हैं। पहला, उस डीएनए की पहचान करो जिसमें हमारा मनचाहा जीन है। दूसरा, उस पहचाने गए डीएनए को होस्ट जीव में डालो। और तीसरा, ये पक्का करो कि वो डीएनए होस्ट में बना रहे और अगली पीढ़ियों में भी जाए। उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो। बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस एंड मेंटेन, ये 3 मुख्य चरण हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस, मेंटेन। ठीक है। तो अब ये बताइए कि इस सब काम के लिए कौन कौन से औजारों मतलब टूल्स की जरूरत पड़ती है? आपने एंजाइम्स का जिक्र किया। हाँ, देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के टूल्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें याद रख लीजिए, एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट। एंजाइम्स, वेक्टर्स, होस्ट। ठीक है, चलिए पहले एंजाइम्स की बात करते हैं, खासकर वो मॉलिक्यूलर सिजर्स वाले। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1963 में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया में 2 ऐसे एंजाइम देखे जो एक खास तरह के वायरस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। अच्छा। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, रोक रहे थे, कैसे? उनमें से एक एंजाइम तो डीएनए में कुछ केमिकल ग्रुप्स जोड़ रहा था, मिथाइल ग्रुप्स, लेकिन दूसरा वाला डीएनए को काट रहा था। पिछड़ी काटने वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। और पहला ऐसा एंजाइम कौन सा था जिसे ठीक से पहचाना गया, समझा गया? वो था HIND2। इसे 5 साल बाद ठीक से पहचाना गया। और खास बात ये थी कि HIND2 हमेशा डीएनए को एक खास जगह पर ही काटता था। हमेशा एक ही जगह पर? हाँ, जहां 6 बेस पेयर का एक निश्चित क्रम, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता था। इसी खास क्रम को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा। आज तो हम, आप यकीन नहीं करेंगे, 230 से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया से निकाले गए 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जानते हैं। 900 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, और हर एक का अपना अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। इनके नाम भी थोड़े अजीब से होते हैं, मैंने देखा है, जैसे ECGORI। इसका क्या मतलब है? हाँ, इनके नाम रखने का एक सिस्टम है। पहला अक्षर बैक्टीरिया के जीनस से आता है, जैसे इकोआरआई में ई आया एशेरिचिया से। अगले 2 अक्षर उसकी स्पीशीज से आते हैं, जैसे को आया कोली से, एशेरिचिया कोलाई। हाँ, फिर आर उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को बताता है, जैसे RY13 स्ट्रेन। और आखिर में जो रोमन अंक होता है, जैसे आई, वो बताता है कि उस स्ट्रेन से मिलने वाला ये कौन सा एंजाइम था, मतलब किस क्रम में आइसोलेट हुआ। अच्छा, ये तो बड़ा लॉजिकल तरीका है नाम रखने का। तो ये एंजाइम डीएनए को कहीं भी काट देते हैं या? नहीं, कहीं भी नहीं, बड़े सलीके से काटते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम असल में न्यूक्लियसेस नाम के एक बड़े एंजाइम परिवार का हिस्सा है। न्यूक्लियसेस? हाँ, इनमें 2 मुख्य प्रकार हैं। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, जो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, जो डीएनए के अंदरूनी हिस्सों में स्पेसिफिक पोजीशंस पर कट लगाते हैं। तो ये एंडोन्यूक्लियसेस ही हमारे काम के हैं? हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से एंडोन्यूक्लियसेस ही इस्तेमाल होते हैं। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो पूरे डीएनए की लंबाई को जांचता है,
स्कैन करता है। अच्छा, जैसे ही उसे अपना वाला खास रिकग्निशन सीक्वेंस मिलता है, वो वहां डीएनए से जुड़ जाता है और फिर डबल हीलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स पर काट देता है। आपने कहा खास सीक्वेंस, क्या इन सीक्वेंस में भी कुछ खास बात होती है? हाँ, अक्सर ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक, ये क्या होता है? जैसे वो शब्द होते हैं मलयालम, जिसे आगे पीछे एक जैसा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। डीएनए में पैलिंड्रोम का मतलब है बेस पेयर का ऐसा सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड्स पर एक ही ओरिएंटेशन में पढ़ने पर समान हो। एक ही ओरिएंटेशन में मतलब अगर आप एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ें और दूसरे स्ट्रैंड को भी 5 से 3 की ओर पढ़ें तो सीक्वेंस एक जैसा मिलेगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, 5 प्राइम GATTC 3 प्राइम, 3 प्राइम CTTAG 5 प्राइम। अच्छा, हाँ, ऊपर 5 से 3 है GAATC और नीचे वाले स्ट्रैंड पर 5 से 3 मतलब दाएं से बाएं भी GAATC ही है। देखा, यही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कमाल है। तो एंजाइम इसी पैलिंड्रोम के ठीक बीचों बीच काटता है? ठीक बीच में नहीं काटता, अक्सर ये पैलिंड्रोम साइट के केंद्र से थोड़ा हट कर काटता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स पर एक ही जगह पर, मतलब सेम 2 बेसिस के बीच में। अच्छा, थोड़ा हट के। हाँ, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि दोनों कटे हुए सिरों पर डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाता है। मतलब उसका जोड़ीदार स्ट्रैंड वहां नहीं होता, वो लटकता हुआ सा रह जाता है। इन्हीं सिरों को स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स, चिपचिपे सिरे, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री कटे हुए सिरों के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर चिपक सकते हैं। ओह, सोचिए, अगर आपने 2 अलग-अलग डीएनए लिए और दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, तो दोनों के स्टिकी एंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो आपस में जुड़ना चाहेंगे और यहीं पर हमारा दूसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज आता है और उन्हें पक्के तौर पर जोड़ देता है। अच्छा, तो स्टिकी एंड्स की वजह से ही हम अलग-अलग डीएनए को आसानी से जोड़ पाते हैं। एकदम सही। यही स्टिकी एंड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के काम को आसान बनाते हैं। समझ गया। तो ये थे एंजाइम्स, हमारे पहले टूल। अब दूसरा टूल आपने बताया था वेक्टर्स। ये क्या चीज है? वेक्टर यानी वाहक या कह लीजिए गाड़ी। गाड़ी? हाँ, सोचिए, आपने अपना मनचाहा जीन, जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट तो लिया, पर अब उसे होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना भी तो है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ पहुंचाना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि वो वहां जाकर अपनी कॉपीज बनाए, मल्टीप्लाई हो। यहीं पर वेक्टर काम आता है। ये उस बाहरी डीएनए को होस्ट सेल में ले जाता है और वहां उसकी कॉपी बनवाता है। कौन सी चीजें वेक्टर की तरह काम करती हैं? बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस बहुत कॉमन वेक्टर्स हैं। प्लाज्मिड की बात तो हमने की थी, वो छोटा गोल डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, इनकी खास बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसके अपने क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण से आजाद होकर खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या सभी वेक्टर्स एक जैसे होते हैं? मतलब एक सेल में कितनी कॉपी बनाते हैं? नहीं, इसमें फर्क होता है। बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी एक सेल में बस 1 या 2 कॉपी ही बनती हैं, जबकि कुछ दूसरे प्लाज्मिड 15, 100 या उससे भी ज्यादा कॉपी बना सकते हैं। तो ज्यादा कॉपी बनाने वाला वेक्टर ज्यादा अच्छा हुआ? हाँ, अगर हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की ज्यादा कॉपीज चाहिए तो हम ज्यादा कॉपी नंबर वाला वेक्टर चुनेंगे। आजकल तो वेक्टर्स को खास तौर पर इंजीनियर्ड किया जाता है। इंजीनियर किया जाता है? मतलब उनमें बदलाव किए जाते हैं? हाँ, ताकि उनमें फॉरेन डीएनए यानी बाहरी डीएनए को आसानी से जोड़ा जा सके और साथ ही हम उन सेल्स को आसानी से पहचान सकें जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी वेक्टर प्लस बाहरी डीएनए सफलतापूर्वक पहुंच गया है। उन्हें रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। और उन्हें उन सेल से अलग कर सकें जिनमें नहीं पहुंचा या जिनमें सिर्फ ओरिजिनल वेक्टर गया है, उन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। ये तो बहुत जरूरी होगा। तो एक अच्छे वेक्टर में क्या-क्या गुण होने ही चाहिए? देखिए, एक अच्छे कारगर क्लोनिंग वेक्टर में कुछ खास बातें होनी जरूरी हैं। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे जरूरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी। अच्छा, ओरी? हाँ, अगर कोई डीएनए का टुकड़ा इस ओरी से जुड़ा हुआ है तभी वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर पाएगा।
और यही ओरी ये भी कंट्रोल करता है कि लिंक किए गए डीएनए की कितनी कॉपी बनेंगी। मतलब कॉपी नंबर भी ओरी पर निर्भर करता है। हाँ, तो अगर हमें अपने जीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो हम ऐसा वेक्टर चुनेंगे जिसका ओरी हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता हो। समझ गया। पहला गुण ओरी, और दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, चुनने में मदद करने वाला निशान। हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए, आपने लाखों बैक्टीरिया में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने की कोशिश की। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस किस बैक्टीरिया में वो डीएनए वाकई गया है? लाखों में से चुनेंगे कैसे? हाँ, ये तो मुश्किल काम है। यही सिलेक्टेबल मार्कर काम आता है। ये एक ऐसा जीन होता है वेक्टर में जो हमें उन सेल्स को पहचानने और चुनने में मदद करता है जिनमें हमारा वेक्टर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इन सेल्स को ट्रांसफॉर्मेंस कहते हैं। और जिनमें नहीं गया? और ये उन सेल्स को खत्म करने में भी मदद करता है जिनमें वेक्टर नहीं पहुंचा, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंस। ये पूरी प्रक्रिया जिससे डीएनए होस्ट बैक्टीरियम में डाला जाता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर काम कैसे करता है? कोई उदाहरण? सबसे आम उदाहरण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। मान लीजिए सामान्य ई कोलाई बैक्टीरिया एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से मर जाता है। लेकिन अगर हमारे वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, जैसे एम्प-आर जीन, तो जिस ई कोलाई में ये वेक्टर चला जाएगा वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर भी जिंदा रहेगा। और बाकी सब मर जाएंगे जिनमें वेक्टर नहीं गया। तो ये एम्पी जीन एक पहचान चिन्ह, एक मार्कर की तरह काम कर रहा है ना? इसी तरह टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, कैनामाइसिन वगैरह के प्रति रेजिस्टेंस देने वाले जीन्स भी ई कोलाई के लिए बहुत उपयोगी सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ई कोलाई में ये रेजिस्टेंस नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो ओरी हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर हो गया, और तीसरा गुण क्या होना चाहिए? तीसरा है क्लोनिंग साइट्स। इन्हें रिकॉग्निशन साइट्स भी कहते हैं। क्लोनिंग साइट्स, ये क्या है? ये वेक्टर पर वो खास जगहें होती हैं जहां हम अपना बाहरी डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। ये वही जगहें होती हैं जिन्हें हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान कर काटते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा और हम अपना जीन जोड़ देंगे? बिल्कुल। और एक अच्छे वेक्टर में क्या होना चाहिए कि किसी एक खास कॉमनली इस्तेमाल होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वेक्टर पर बहुत कम, हो सके तो सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट हो। सिर्फ एक? क्यों? सोचिए, अगर एक ही एंजाइम के लिए वेक्टर पर कई सारी साइट्स हुई तो जब हम उस एंजाइम से काटेंगे तो वेक्टर के कई टुकड़े हो जाएंगे। ओह हाँ, फिर तो जीन जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कहा, जीन क्लोनिंग बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए बाहरी डीएनए का लाइगेशन, मतलब जोड़ना, अक्सर ऐसी जगह पर किया जाता है जहां किसी खास एंजाइम के लिए सिर्फ एक ही साइट हो, और अक्सर ये साइट किसी सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर ही होती है। क्या कहा? सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर? जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर? हाँ, इसका एक बहुत चालाक फायदा है। क्या फायदा? मार्कर जीन के बीच में घुसाते हैं तो वो मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बहुत मशहूर वेक्टर है PBR322। इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एम्पार और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टेटार। ठीक है। अब मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन टेटार के ठीक बीच में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-HI के लिए साइट है। अगर हम अपना फॉरेन डीएनए लेते हैं, उसे BAM-HI से काटते हैं और उसे PBR322 की इसी BAM-HI साइट पर लाइगेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? हमारा फॉरेन डीएनए टेटार जीन के बीच में घुस गया। इससे वो टेटार जीन टूट गया और अब वो काम नहीं करेगा। मतलब उस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। पर एम्पिसिलिन वाला तो ठीक है। हाँ, एम्प जीन पर कोई असर नहीं पड़ा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बना रहेगा। अब देखें मजा। बताइए। जिन बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यानी फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ प्लाज्मिड गया है, वो एम्पिसिलिन पर तो जिंदा रहेंगे पर टेट्रासाइक्लिन पर मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि टेट्रा जीन खराब हो गया। और जिन बैक्टीरिया में सिर्फ ओरिजिनल PBR322 प्लाज्मिड गया बिना फॉरेन डीएनए के, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो दोनों एंटीबायोटिक्स पर जिंदा रहेंगे। हाँ, क्योंकि उनमें दोनों जीन ठीक हैं। और जिनमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, वो तो दोनों पर मर जाएंगे। समझ गया। तो हम क्या करेंगे? हम पहले सभी बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर उगाएंगे।
इससे वो सब मर जाएंगे जिनमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया। जो बच गए उनमें या तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक। अब इन बची हुई कॉलोनीज को हम एक साथ 2 प्लेट्स पर ट्रांसफर करते हैं, एक एम्पिसिलिन वाली और एक टेट्रासाइक्लिन वाली। अच्छा। जो कॉलोनीज एम्पिसिलिन पर उगती हैं पर टेट्रासाइक्लिन पर नहीं उगती, वही हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं, क्योंकि उनमें टीटीआर जीन इनएक्टिव हो गया है। और जो दोनों पर उग जाती हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानने का। हाँ, ये तरीका काम करता है, पर इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि 2 अलग-अलग एंटीबायोटिक प्लेट्स पर एक साथ प्लेटिंग करनी पड़ती है। ये थोड़ा मुश्किल है। तो क्या कोई और आसान तरीका भी है? हाँ, अब वैकल्पिक सिलेक्टेबल मार्कर्स विकसित किए गए हैं। ये इस आधार पर रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं कि क्या वो एक खास केमिकल, जिसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं, की मौजूदगी में रंग पैदा कर सकते हैं या नहीं। रंग कैसे? इसमें क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाले जीन के कोडिंग सीक्वेंस के ठीक बीच में डाल देते हैं। फिर से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ, वही सिद्धांत। अगर बाहरी डीएनए उस जीन के बीच में जुड़ गया तो वो एंजाइम बनाने वाला जीन निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है। अब अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए का इंसर्ट नहीं है, मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाएगा। और जब हम उसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाले मीडियम पर उगाते हैं तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को तोड़कर नीला रंग पैदा करता है। तो हमें नीले रंग की कॉलोनीज, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज मिलती हैं। और अगर डीएनए जुड़ गया है तो? अगर बाहरी डीएनए का इंसर्ट जुड़ गया है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा। इसलिए वो कॉलोनीज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की मौजूदगी में भी कोई रंग नहीं बनाएंगी, वो सफेद रहेंगी। इन्हीं बिना रंग वाली कॉलोनीज को हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के रूप में पहचान लेते हैं। अरे वाह, ये तो ज्यादा आसान लग रहा है, बस रंग देखना है। हाँ, ये तरीका एंटीबायोटिक वाले तरीके से ज्यादा सुविधाजनक है। अच्छा, ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। क्या पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए भी ऐसे ही वेक्टर्स होते हैं? हाँ, उनके लिए भी वेक्टर्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका आइडिया भी हमें प्रकृति से ही मिला, कुछ बैक्टीरिया और वायरस से जो पौधों और जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये कई डाइकॉट प्लांट्स में बीमारी पैदा करता है, ट्यूमर बना देता है। ये ऐसा कैसे करता है? ये अपने प्लाज्मेट का एक हिस्सा, जिसे टीडीएनए कहते हैं, पौधे की सामान्य सेल में ट्रांसफर कर देता है और वही टीडीएनए सेल को ट्यूमर सेल में बदल देता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर ये बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफर कर सकता है तो क्यों ना हम इसके इसी तरीके का इस्तेमाल करें अपने काम का जीन पौधे में डालने के लिए। क्या ये मुमकिन हुआ? हाँ, उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम के इसी ट्यूमर पैदा करने वाले प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया। उसे ऐसा बना दिया कि अब वो बीमारी तो पैदा नहीं करता, पर अभी भी हमारे इंटरेस्ट के जीन्स को अलग अलग पौधों में पहुंचाने के लिए अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है। उसे एक तरह से डिसआर्म्ड कर दिया। कमाल है। और जानवरों के लिए? जानवरों के लिए भी ऐसा ही है। रेट्रोवायरसेस होते हैं जो सामान्य एनिमल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदल सकते हैं। तो रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म्ड कर दिया गया है। उनकी बीमारी पैदा करने की क्षमता हटा दी गई है और अब उनका इस्तेमाल एनिमल सेल्स में मनचाही जीन्स पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो मतलब प्रकृति के ही तरीकों को हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। बिल्कुल। जैसे वो PBR322 वेक्टर जिसका हमने जिक्र किया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आर्टिफिशियल वेक्टर का। उसमें ओरी है, एम्प-आर और टेट-आर सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, रॉप नाम का जीन है जो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में मदद करता है, और कई सारे कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जैसे HIN3, EcoR1, BAM-HI, SAL-I, PVU2, PST1, CLA-I के लिए क्लोनिंग साइट्स भी हैं। समझ गया। तो ये थे वेक्टर्स, यानी जीन को ले जाने वाली गाड़ी। अब तीसरा टूल था लाइगेसेस। हाँ, डीएनए लाइगेस। इसका काम सीधा सा है। ये वो मॉलिक्यूलर ग्लू है। हाँ, ग्लू। ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने सोर्स डीएनए से काटा है और कटे हुए वेक्टर डीएनए दोनों के सिरों को आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर जोड़ देता है और बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ, बन जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बस एक बात याद रखनी है। क्या?
कि सोर्स डीएनए जिससे जीन लिया और वेक्टर डीएनए दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि उनके स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हों। बिल्कुल, तभी तो वो आपस में जुड़ेंगे और लाइगेज उन्हें सील कर पाएगा। ठीक है। और आखिरी टूल था होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये वो फैक्ट्री है, वो जीवित कोशिका जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाकर मल्टीप्लाई होगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। और अगर हमने उसमें कोई प्रोटीन बनाने वाला जीन डाला है तो शायद वो प्रोटीन भी बनाएगा। होस्ट सेल ऐसी होनी चाहिए जो बाहरी डीएनए को आसानी से अपने अंदर ले सके। उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम। हाँ, डीएनए लेने में सक्षम। जैसा हमने पहले कहा, इकोलाई बैक्टीरिया इस काम के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहुत कॉमन होस्ट बैक्टीरियम है। ठीक है। तो ये हो गए सारे मुख्य टूल्स: एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, पॉलीमरेज, वेक्टर्स, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस और होस्ट इकोलाई। अब इन टूल्स का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें कई चरण स्टेप्स होते हैं जो एक खास क्रम में किए जाते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को सेल से बाहर निकालना और शुद्ध करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन। दूसरा, उस शुद्ध डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंटेशन। तीसरा, कटे हुए टुकड़ों में से अपने काम के डीएनए फ्रैगमेंट को अलग करना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। चौथा, इस फ्रैगमेंट को एक सूटेबल वेक्टर में जोड़ना, लाइगेट करना, लाइगेशन इनटू वेक्टर। लाइगेशन। पांचवा, इस बने हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। छठा, जिन होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है उन्हें पहचानना और उन्हें बड़े पैमाने पर उगाना, कल्चर करना, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स। कल्चरिंग। और सातवां और आखिरी, अगर हमने कोई जीन किसी प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन के लिए डाला था तो उस प्रोडक्ट को होस्ट सेल से निकालना, शुद्ध करना और तैयार करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वाह, काफी सारे स्टेप्स हैं। आइसोलेशन, फ्रैगमेंटेशन, आइसोलेशन ऑफ फ्रैगमेंट, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरिंग और एक्सट्रैक्शन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, डीएनए आइसोलेशन। सेल के अंदर तो डीएनए के साथ आरएनए, प्रोटीन, फैट्स बहुत कुछ होता है। इसे शुद्ध रूप में कैसे निकालते हैं? हाँ, ये जरूरी है कि हमें डीएनए शुद्ध रूप में मिले ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक से काम कर सके। बाकी मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, इन सबको हटाना पड़ता है। कैसे हटाते हैं? सबसे पहले तो सेल को तोड़ना पड़ता है, उसे खोलना पड़ता है ताकि डीएनए और बाकी सब चीजें बाहर आ जाए। इसके लिए अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। जैसे बैक्टीरियल सेल्स के लिए लाइजोजाइम, प्लांट सेल्स के लिए सेल्यूलेज क्योंकि उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस के लिए चिटिनेज क्योंकि उनकी सेल वॉल चिटिन की होती है। सेल टूट गई, सब कुछ बाहर आ गया, अब हमें आरएनए हटाना है, उसके लिए डालते हैं राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रोटीन हटाने के लिए डालते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है। बाकी और भी अणु होते हैं, उन्हें भी उचित ट्रीटमेंट से हटाया जाता है। जब लगता है कि सिर्फ डीएनए ही बचा है तो आखिर में एकदम ठंडा चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं। ठंडा इथेनॉल? उससे क्या होता है, उससे शुद्ध डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब वो घोल में से बाहर निकलकर जम जाता है, महीन सफेद धागों के गुच्छे जैसा दिखने लगता है सस्पेंशन में। अच्छा, धागों जैसा? हाँ, और इन धागों को फिर एक कांच की रॉड या लूप पर धीरे धीरे लपेटकर बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग। मिल गया हमें शुद्ध डीएनए। हाँ, अब दूसरा कदम इसे काटना, फ्रैगमेंटेशन। हाँ, अब इस शुद्ध डीएनए को लेते हैं और उसे सही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मिलाते हैं। साथ में वो सारी कंडीशंस भी देते हैं जो उस एंजाइम के काम करने के लिए बेस्ट हैं, मतलब सही तापमान, सही पीएच वगैरह। इसे इंक्यूबेट करते हैं, मतलब कुछ देर के लिए रखते हैं। और एंजाइम अपना काम कर देता है। हाँ, एंजाइम अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढकर डीएनए को काट देता है। इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डीएनए कट गया,
पर अब मान लीजिए कई सारे टुकड़े बन गए अलग अलग साइज के, हमें तो अपना वाला चाहिए। तो तीसरा कदम था वांछित डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन और आइसोलेशन। ये कैसे करते हैं? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक इस्तेमाल होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या है? इसमें हम एक जेल का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर एगरोज जेल। एगरोज समुद्री शैवाल से निकाला गया एक नेचुरल पॉलीमर है। ये जेल एक मीडियम या मैट्रिक्स की तरह काम करता है। अब देखिए, डीएनए के टुकड़े नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो जब हम इन डीएनए टुकड़ों को एगरोज जेल के एक सिरे पर डालते हैं और फिर जेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो डीएनए के टुकड़े किस तरफ जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। बिल्कुल, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर मूव करते हैं। अब ये जो एगरोज जेल है ना, ये एक छलनी जैसा काम करता है। इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे सीविंग इफेक्ट कहते हैं। छलनी जैसा? हाँ, तो जब डीएनए फ्रैगमेंट्स इस जेल में से होकर गुजरते हैं तो जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो छेदों में से आसानी से और तेजी से निकल जाते हैं और ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। और बड़े वाले? जो बड़े फ्रैगमेंट होते हैं वो जेल के छेदों में फंस जाते हैं, धीमे चलते हैं और कम दूरी तय कर पाते हैं। इस तरह सिर्फ साइज के आधार पर डीएनए फ्रैगमेंट्स जेल में अलग अलग हो जाते हैं, छोटे सबसे आगे, बड़े सबसे पीछे। कमाल है। तो क्या ये अलग हुए टुकड़े हमें जेल में ऐसे ही दिख जाते? नहीं, डीएनए तो रंगहीन होता है। उन्हें देखने के लिए हमें पहले जेल को एक खास केमिकल एथिडियम ब्रोमाइड से रंगना, स्टेन करना पड़ता है। एथिडियम ब्रोमाइड? हाँ, और फिर उस रंगे हुए जेल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालना पड़ता है, यूवी लाइट। हाँ, तब जाकर जहां जहां डीएनए के बैंड्स होते हैं वो हमें चमकीले नारंगी रंग, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए के दिखाई देते हैं यूवी लाइट में। हो, तो अब हम अपना वाला बैंड पहचान सकते हैं? हाँ, हमें पता होता है कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज लगभग कितना है, तो हम उस साइज वाले नारंगी बैंड को ढूंढते हैं। फिर उस बैंड वाले जेल के टुकड़े को सावधानी से काटकर निकाल लेते हैं। अच्छा। इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं। जेल के टुकड़े से फिर डीएनए को अलग कर लेते हैं। बस मिल गया हमें हमारा शुद्ध मनचाहा डीएनए फ्रैगमेंट। अब इसे हम क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो होता होगा कि ये फ्रैगमेंट बहुत ही कम मात्रा में मिले, इतना कम कि आगे के प्रयोग मुश्किल हों? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। या कई बार हमारे पास शुरुआत में ही डीएनए बहुत कम होता है। यहीं पर एक और जबरदस्त तकनीक काम आती है, पीसीआर। पीसीआर? ये क्या है? पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। इसे आप डीएनए की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं। फोटोकॉपी मशीन? हाँ, इस रिएक्शन में हम किसी खास जीन या डीएनए के टुकड़े की लाखों करोड़ों कॉपीज बना सकते हैं, वो भी इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में, बहुत कम समय में। लाखों करोड़ों कॉपीज? ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमारा टेम्पलेट डीएनए जिसकी कॉपी बनानी है, 2 सेट्स छोटे केमिकली बनाए गए डीएनए के टुकड़ों के, जिन्हें प्राइमर्स कहते हैं। ये प्राइमर्स टेम्पलेट डीएनए के उन हिस्सों के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनके बीच का हिस्सा हमें कॉपी करना है। अच्छा, प्राइमर्स। और चाहिए ढेर सारे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ATCG, जो डीएनए बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और सबसे जरूरी, एक खास तरह का एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज? ये तो डीएनए बनाता है। हाँ, लेकिन पीसीआर में हम एक खास तरह का डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल मतलब जो गर्मी सह सके? बिल्कुल, क्योंकि पीसीआर में रिएक्शन को बार-बार बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है। नॉर्मल एंजाइम तो इतने तापमान पर खराब हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। पर ये थर्मोस्टेबल एंजाइम जैसे टैग पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वाटिकस नाम के गर्म पानी के झरने में रहने वाले बैक्टीरिया से निकाला जाता है, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। अच्छा, तो ये सब मिलाकर क्या करते हैं? इन सबको एक ट्यूब में मिलाकर एक खास मशीन, जिसे थर्मोसाइक्लर कहते हैं, उसमें रख देते हैं। ये मशीन तापमान को बहुत तेजी से और सटीक तरीके से बदल सकती है। पीसीआर के एक साइकिल में 3 मुख्य चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहला, डीनेचुरेशन। इसमें ट्यूब को बहुत ज्यादा तापमान, करीब 94-96 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं।
इससे टेम्पलेट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड अलग हो गए। दूसरा, प्राइमर्स एनीलिंग। अब तापमान को कम किया जाता है, करीब 50 से 65 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर प्राइमर्स अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड से जाकर जुड़ जाते हैं, एनील हो जाते हैं। प्राइमर जुड़ गए। तीसरा, प्राइमर्स का एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। अब तापमान को थोड़ा बढ़ाया जाता है, करीब 72 डिग्री सेल्सियस, जो टैग पॉलीमरेज के काम करने के लिए सबसे अच्छा तापमान है। पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के 3 सिरे से शुरू करके टेम्पलेट को पढ़ते हुए फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नए डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। तो एक साइकिल में डीएनए डबल हो गया। हाँ, और ये 3 कदम, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, बार बार दोहराए जाते हैं, 25-30 बार या उससे भी ज्यादा। हर साइकिल में डीएनए की मात्रा लगभग दुगनी होती जाती है। दुगनी, फिर 4 गुनी, 8 गुनी। हाँ, तो सोचिए अगर 30 साइकिल चला दिए तो 2 की पावर 30 यानी लगभग 1 अरब 1 बिलियन गुना डीएनए बढ़ सकता है कुछ ही घंटों में। 1 अरब गुना, अविश्वसनीय। तो अब हमारे पास अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की भरपूर मात्रा है। हाँ, अब इस एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट को हम आगे क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वेक्टर के साथ लाइगेट किया जा सकता है। हाँ, अगला कदम वही था, लाइगेशन। बिल्कुल। अब हम अपने आइसोलेटेड या पीसीआर से एम्प्लीफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं, उसे कटे हुए वेक्टर के साथ मिलाते हैं और उसमें डाल देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज उन्हें जोड़ देता है। हाँ, लाइगेज उनके सिरों को जोड़कर एक सिंगल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है। बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसे होस्ट सेल में डालना है। 5वां कदम, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे करते हैं? क्या सेल इसे आसानी से ले लेती है? नहीं, जैसा हमने पहले बात की थी, ज्यादातर सेल्स, खासकर बैक्टीरिया, बाहरी डीएनए को आसानी से अंदर नहीं आने देती। उनकी सेल वॉल एक बाधा होती है। तो हमें पहले होस्ट सेल्स को डीएनए लेने के लिए तैयार करना पड़ता है, उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं? एक आम तरीका है कि सेल्स को एक डाइवेलेंट केटायन, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड की एक खास कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रीट किया जाए। कैल्शियम से? उससे क्या होता है? माना जाता है कि इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें अस्थायी रूप से छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे डीएनए अंदर जा सकता है। अच्छा। फिर हम इन कॉम्पिटेंट सेल्स को लेते हैं, उन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ मिलाते हैं और इस मिक्सचर को पहले बर्फ पर रखते हैं, ठंडा करते हैं, आइस इंक्यूबेशन। फिर अचानक से थोड़े समय के लिए, जैसे 45-90 सेकंड, उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में डालते हैं। इसे कहते हैं हीट शॉक। और फिर तुरंत वापस बर्फ पर रख देते हैं। माना जाता है कि इस तापमान के झटके से डीएनए सेल्स के अंदर घुस जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है। अब क्या कोई और भी तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का? हाँ, कई और तरीके भी हैं, खासकर एनिमल और प्लांट सेल्स के लिए। एक तरीका है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें एक बहुत ही महीन सुई से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। सीधे न्यूक्लियस में? हाँ। दूसरा तरीका है बायोलिस्टिक्स या जीन गन मेथड। ये पौधों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें सोने या टंगस्टन के बहुत छोटे छोटे कणों पर डीएनए लपेट दिया जाता है। अच्छा। और फिर इन डीएनए कोटेड कणों को एक गन जैसी डिवाइस से बहुत तेज रफ्तार, हाई वेलोसिटी से सेल्स पर दागा जाता है, बमबारी की जाती है। ये कण सेल के अंदर घुस जाते हैं और डीएनए को वहीं छोड़ देते हैं। जीन गन, नाम तो सही है। हाँ। और एक और तरीका है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना, जैसे मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम या रेट्रोवायरस। ये वेक्टर्स जब सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन के दौरान ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ गया। तो कई तरीके हैं डीएनए को होस्ट में डालने के। मान लीजिए डीएनए अंदर चला गया। अब अगला कदम था होस्ट सेल्स की कल्चरिंग। हाँ, बिल्कुल। अब हमें उन सेल्स को पहचानना है जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए सफलतापूर्वक पहुंच गया है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, और उन्हें उगाना है, उनकी संख्या बढ़ानी है। ये कैसे करते हैं? यहीं पर हमारे सिलेक्टेबल मार्कर काम आते हैं। मान लीजिए हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एम्पार था, तो हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स को एक ऐसे कल्चर मीडियम जैसे एगा प्लेट्स पर फैलाएंगे जिसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मिली हुई हो। अच्छा, एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे। हाँ, अब क्या होगा, केवल वही सेल्स जिंदा रह पाएंगी और बढ़कर कॉलोनीज बना पाएंगी जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए
AMP-R जीन के साथ पहुंचा है, यानी ट्रांसफॉर्म्ड। और बाकी सारी सेल्स जिनमें डीएनए नहीं पहुंचा है, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स, वो एम्पिसिलिन की वजह से मर जाएंगी। तो इस तरह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को चुनने में मदद की। वो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर गया। ठीक है, तो हमें ट्रांसफॉर्म सेल्स मिल गईं। अब इन्हें बड़े पैमाने पर उगाना है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में। हाँ, अगर हमें उस जीन से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कोई प्रोटीन या एंजाइम की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए, तो हमें इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को बहुत बड़े पैमाने पर उगाना होगा। और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स, ये क्या होते हैं? बायोरिएक्टर आप समझ लीजिए बड़े बड़े बर्तन या टैंक जैसे होते हैं, वेसल्स। आमतौर पर स्टील के बने होते हैं। इनका वॉल्यूम काफी बड़ा हो सकता है, 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर या उससे भी ज्यादा। इतने बड़े? हाँ, इन बायोरिएक्टर्स में हम क्या करते हैं, हम कच्चे माल रॉ मटेरियल्स को डालते हैं और फिर हमारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, चाहे वो माइक्रोबियल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या ह्यूमन सेल, को उसमें उगाते हैं। ये सेल्स उस कच्चे माल को जैविक रूप से बायोलॉजिकली कन्वर्टेड हमारे मनचाहे उत्पाद जैसे कोई खास प्रोटीन, एंजाइम या कोई और बायोकेमिकल में बदल देती हैं। तो ये एक तरह की कंट्रोल्ड फैक्ट्री है। बिल्कुल, बायोरिएक्टर का काम ही यही है कि वो सेल्स को उगने और प्रोडक्ट बनाने के लिए एकदम सही ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस दे। कैसी कंडीशंस? जैसे कि सही तापमान, टेम्परेचर, सही पीएच, सही सबस्ट्रेट यानी पोषक तत्व, सॉल्ट्स, विटामिन्स और सबसे जरूरी ऑक्सीजन, इन सब को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बायोरिएक्टर स्टरिंग टाइप के होते हैं। ये आमतौर पर सिलिंड्रिकल होते हैं और उनका बेस थोड़ा कर्व्ड होता है। कर्व्ड बेस क्यों? ताकि अंदर जो कल्चर मीडियम और सेल्स हैं, उनकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए अंदर एक स्टिरर या एजिटेटर सिस्टम भी लगा होता है, जो लगातार घूमकर मिक्सिंग करता रहता है। मिक्सिंग क्यों जरूरी है? ताकि सभी सेल्स को बराबर मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अलग से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है। इसके अलावा फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं। और क्या हम बीच-बीच में सैंपल भी ले सकते हैं देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं? हाँ, उसके लिए सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं, जिनसे समय समय पर कल्चर का छोटा सा वॉल्यूम निकालकर जांचा जा सकता है। कई बार सेल्स को कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में भी उगाया जाता है। कंटिन्यूअस कल्चर? हाँ, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से इस्तेमाल किया हुआ मीडियम लगातार निकाला जाता है और दूसरी तरफ से उतना ही ताज़ा मीडियम लगातार डाला जाता है। इससे सेल्स हमेशा एक्टिव फेज में रहती हैं और लगातार प्रोडक्ट बनाती रहती हैं। समझ गया। तो बायोरिएक्टर में हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब आखिरी कदम, 7वां, प्रोडक्ट को निकालना और तैयार करना। हाँ, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए, बायोरिएक्टर में जो बनता है वो अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। बायोसिंथेटिक स्टेज पूरा होने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने से पहले कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या करना पड़ता है? इसमें मुख्य रूप से 2 काम होते हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। मतलब पहले तो अपने प्रोडक्ट को कल्चर मीडियम और बाकी सेल के मलबे वगैरह से अलग करना, फिर उसे अच्छी तरह से शुद्ध करना ताकि उसमें कोई और अनचाही चीज न रह जाए। ठीक है, अलग कर लिया, शुद्ध कर लिया, फिर उस शुद्ध प्रोडक्ट को सही तरीके से फॉर्मुलेट करना होता है। मतलब उसे उस रूप में लाना होता है जिसमें उसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर वो कोई दवा है तो उसे इंजेक्शन या गोली के रूप में बनाना। इसमें अक्सर उपयुक्त प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाने पड़ते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और क्या इसकी टेस्टिंग भी होती है? ओह हाँ, बहुत ज़रूरी। अगर प्रोडक्ट कोई दवा है जिसे इंसानों पर इस्तेमाल करना है तो उसे मार्केट में लाने से पहले बहुत ही कठोर क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। ये ट्रायल्स उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को परखते हैं। इसके अलावा हर बैच के प्रोडक्ट के लिए बहुत सख्त क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि प्रोडक्ट सही क्वालिटी का बना है और सुरक्षित है। तो ये सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का हिस्सा है। हाँ, इन सब को मिलाकर ही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। और ये प्रक्रिया हर प्रोडक्ट के लिए थोड़ी अलग-अलग हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाना है। इसके बाद ही प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है। तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की पूरी कहानी।
डीएनए को पहचानने और सेल से निकालने से शुरू करके उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करने, पीसीआर से बढ़ाने, वेक्टर में लाइगेट करने, होस्ट में ट्रांसफॉर्म करने, बायोरिएक्टर में कल्चर करने और आखिर में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक काफी लंबा सफर है। हाँ, लंबा है पर बहुत ही लॉजिकल और दिलचस्प है। और वो 3 शब्द याद रखने लायक हैं: आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस, मेंटेन। पहचानो, प्रवेश कराओ और बनाए रखो। बिल्कुल। और अगर हम खास तौर पर नीट परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जरूर बताइए। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो कैसे काम करते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कैसे पहचानते हैं और स्टिकी एंड्स का क्या महत्व है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दूसरा, क्लोनिंग वेक्टर्स की विशेषताएं और ओरी क्यों जरूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या रोल है, खासकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला नीला सफेद कॉलोनी वाला तरीका, और क्लोनिंग साइट्स का महत्व। इसमें प्लास्मिड PBR322 एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसकी संरचना और उसमें मौजूद जीन्स एम्पिआर, टेटार, रॉप और रिस्ट्रिक्शन साइट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, PBR322। तीसरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो सारे चरण हमने डिस्कस किए, उनका सही क्रम, सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा बाद में। हाँ, क्रम याद रखना जरूरी है। चौथा, पीसीआर तकनीक, उसके तीनों स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन और थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज का रोल। PCR। और पांचवां, बायोरिएक्टर्स क्यों जरूरी है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। ये कुछ मुख्य बातें हैं। बहुत अच्छे। ये सब जानना वाकई फायदेमंद है। और अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब हमारे पास जीवन के कोड के साथ, डीएनए के साथ इस तरह से खेलने की, उसमें बदलाव करने की इतनी शक्तिशाली तकनीक आ गई है, तो सिर्फ प्रोटीन या दवाएं बनाने से आगे बढ़कर भविष्य में इसके क्या नए उपयोग हो सकते हैं, और साथ ही हमें किन नैतिक बातों, एथिकल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना होगा, ये सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हाँ, ये वास्तव में गहरा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है।